नमस्कार साथियों, और के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन यहाँ पे 5 से 10 मिनट की क्लास लेंगे। उसमें अपन बूस्टर डोज के तौर पर अपन 2 से 3 घंटे का कंप्लीट मैटर है वो अपन 10 मिनट के अंदर यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पे थ्योरी क्लास की बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरी के अलावा अपन यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट के आधार पर भी अपन यहाँ पे पीटीआई सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। आज अपना यहाँ पे टॉपिक रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सीखने का वक्र, लर्निंग कर्व की बात कर रहे हैं। अब सीखने का वक्र यहाँ है वो किसे कहते हैं? तो सीखने का वक्र का अर्थ है कि अभ्यास और सीखने की मात्रा के बीच के संबंध को ग्राफ के द्वारा पर दिखाते हैं, तो उसे अपन सीखने वक्र के नाम से जानते हैं। अब सीखने के वक्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ, यहाँ पे लर्निंग कर्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरल रेखीय वक्र की बात करें, अपन स्ट्रेट लाइन कर्व की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति हमेशा एक समान रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ना इसमें ऋणात्मक न धनात्मक, सीखने की गति एक समान रहती है। साथ ही में दोस्तों ये है, असल जीवन में बहुत कम होता है, सिर्फ आसान कार्यों में होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ये असल जीवन में कम होता है, आसान कार्यों में ही होता है। दूसरा अपना यहाँ पे वक्र आता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे? तो दूसरा अपना जो वक्र रहेगा दोस्तों, उसे अपन उन्नतोदर यानी कॉनकेव या नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, इसमें शुरुआत में सीखने की गति तेज होती है, लेकिन बाद में है वो धीमी हो जाती है। और जब ये कब होता है दोस्तों यहाँ पे, इसकी बात करें अपन, तो ये होता कब है? तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे शुरू में इसमें गति तेज होती है, बाद में धीमी, और जब कार्य सरल हो, और ऐसा वक्र यहाँ पे बनता है। तो ऐसा वक्र कब बनता है? ऋणात्मक वक्र। तो यहाँ पे शुरू में तो तेज गति होती है और बाद में धीमी हो जाती है। इसका मतलब है कार्य सरल होगा तो शुरुआत में फास्ट करेंगे, फिर अपन धीरे धीरे उसमें वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अपना अगला वक्र आता है दोस्तों यहाँ पे नतोदर, जिसे अपन कॉन्वेक्स या पॉजिटिवली एक्सिलरेशन कहते हैं। इसमें शुरुआत में धीमी गति होती है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कार्य की, और बाद में इसमें तेज हो जाती है। जब कार्य क्या होता है, कठिन होता है, और जैसे पोल वॉल्ट या जिम्नास्टिक में सीखना, तो शुरू के अंदर अपन सीखने में क्या करते हैं, टाइम लगता है, और बाद में हम आसानी से सीख जाते हैं, तो इसलिए इसमें बाद में है वो तेजी आ जाती है। अगला वक्र रहेगा दोस्तों अपना, वो तीसरा चौथा वक्र है कि एस आकार का वक्र, यानी एस शेप। ये सबसे सामान्य है, इसमें गति कभी धीमी और कभी तेज होती है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। जिसमें अपन उन्नतोदर, नतोदर और एस वक्र के नाम से, और सरल रेखीय वक्र अपन ने 3 देख लिए हैं। आगे देखे दोस्तों यहाँ पे सीखने के पठार, लर्निंग प्लेटो की बात करें, सीखने के पठार किसे कहते हैं? तो वो देखिए दोस्तों, जब सीखने की प्रक्रिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अभ्यास के बावजूद सीखने की गति में कोई सुधार नहीं दिखता है, इसे अपन सीखने का पठार के नाम से जानते हैं। और ग्राफ में ये सीधी एक समतल रेखा के रूप में है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखने लग जाता है। यानी पठार किसे बोलते हैं? तो जब सीखने की प्रक्रिया की अवस्था में सीखने के दौरान कोई भी यहाँ पे सुधार नहीं दिखता और एक सीधी रेखा बनी रहती है ग्राफ के अंदर, तो वो यहाँ पे सीखने का पठार कहलाती है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब सीखने के पठार के बनने के कारण क्या, प्लेटो की क्यों बनता है? तो पहला आता है फटीग, खिलाड़ी नहीं सीख पाता है। साथ ही में दोस्तों रुचि की कमी, यदि खेल अभ्यास में बोरिंग हो जाता है, प्रेरणा का अभाव हो जाता है, जब खिलाड़ी आगे बढ़ने का लक्ष्य न मिले, मोटिवेशन न मिले, गलत विधि हो गई, गलत मेथड, गलत तरीके से अभ्यास करना है। और यहाँ पे साथ ही में शारीरिक सीमा, जिसमें अपन फिजियोलॉजिकल लिमिट, जब शरीर अपनी क्षमता, अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाता है। और लास्ट में है कि अत्यधिक जटिल कार्य होने के कारण भी अपन यहाँ पे पठार बनता है। तो ये पठार बनने के कारण है और सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, पठार को दूर करने के कारण तो अभ्यास विधि में बदलाव करना चाहिए, चेंज ऑफ टेक्निक होनी चाहिए। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी को उचित आराम और पोषण भी देना चाहिए। और साथ ही में नया लक्ष्य सेट करे और प्रोत्साहित करे, मोटिवेशन भी देना चाहिए, और प्रशिक्षण के वातावरण को भी बदलना चाहिए। तो ये प्लेटो को, पठार को दूर करने के क्या रहेंगे यहाँ पे कारण या लक्ष्य रहने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीखने के पठार की बात कर रहे हैं वापस से अपन। तो सीखने की प्रक्रिया शून्य प्रगति की अवस्था होती है, पठार किसे बोलते हैं? तो इसमें सीखने की प्रगति वो शून्य हो जाती है। थोरनडॉय के अनुसार बात करें तो सीखने के 3 नियम, जिसमें तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम दिया गया है। अभ्यास का नियम करत करत अभ्यास पर आधारित है, ध्यान रखना, लोप एक्सरसाइज पर आधारित है। सीखने के वक्र की बात करें तो सीखने की प्रगति और समय के बीच के ग्राफ को सीखने का वक्र द्वारा अपन देखते हैं। आंतरिक प्रेरणा की बात करें तो खिलाड़ी की खेल के प्रति स्वयं का जुनून होता है, उसे अपन आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं। सीखने की स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करें तो एक खेल में सीखा गया कौशल दूसरे खेल में अगर काम आता है, तो उसे अपन यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे एक साइड में अपन वक्र के नाम और दूसरे में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देखे दोस्तों। सरल रेखाकार, सरल रेखीय वक्र, लीनियर वक्र की बात करें, सीखने की गति हमेशा वो इसमें एक समान रहती है। उन्नतोदर की बात करें, शुरू में तेज और बाद में धीमी हो जाती है, जिसे अपन ऋणात्मक उन्नति भी बोलते हैं। और उन्नतोदर की बात करें तो शुरू में धीमी है और बाद में तेज, इसे अपन धनात्मक की बात कर रहे हैं। साथ ही में एस शेप की बात करें तो इसमें कभी धीमी कभी तेज यहाँ पे होती है। तो ये प्लेटो है, उसके प्रकार यानी वक्र सीखने के याद रखने हैं। आगे देखें दोस्तों, यहाँ पे गति के नियम की बात करें, जड़त्व का प्रथम नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें, इसे अपन गैलीलियो का नियम भी कहते हैं।
जो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तो उसमें पहला नियम है जड़त्व का नियम, जिसे अपन गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। मुख्य सिद्धांत देखिए दोस्तों यहाँ पे, कोई वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति अगर विराम है तो विराम, और गति है तो गति को तब तक नहीं बदलती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल न लगे। संबंध देखिए दोस्तों यहाँ पे, जड़त्व सीधे वस्तु के द्रव्यमान मास पर निर्भर करता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे खेल उदाहरण के तौर में देखें तो फुटबॉल का किक मारने से पहले स्थिर अवस्था में रहता है, तो वो जड़त्व स्थिर जड़त्व होता है। दौड़ के रूप में देखें तो फिनिश लाइन के बाद धावा का आचरण न रुक माना गति के जड़त्व के नाम से जाना जाता है। दो प्रकार का जड़त्व रहता है, एक स्थिर और दूसरा यहाँ पे गति जड़त्व यहाँ पे रहता है। अगला नियम देखिए दोस्तों यहाँ पे, अगला है द्वितीय नियम, जिसे अपन लॉ ऑफ एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। अन्य नियम इसे समय का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। गणितीय सूत्र के तौर पर देखें तो एफ इजिकल टू एम मल्टीप्लाई ए, यानी बल बराबर है यहाँ पे द्रव्यमान गुणा त्वरण के तौर पर जानते हैं इसे अपन। मुख्य सिद्धांत क्या है कि बल लगाने पर वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, उसे अपन एक्सेलरेशन यानी त्वरण बोलते हैं। साथ ही में कैच पकड़ना, क्रिकेट में फील्डर गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचता है तो संवेग मोमेंटम को कम करने के लिए है, जिससे कि वो चोट से बच सके। तो ये दूसरा नियम के कारण होता है दोस्तों यहाँ पे। भारी बनाम हल्का, समान बल लगाने पर हल्की गेंद है वो भारी गेंद की तुलना में अधिक दूर जाएगी। तो ये है लॉ ऑफ यहाँ पे एक्सेलरेशन का नियम। अगला नियम आता है अपना दोस्तों यहाँ पे तीसरा, न्यूटन का तीसरा नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे मुख्य सिद्धांत, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तेरा कीम देखे अपन तो पानी को पीछे धकेलना एक्शन और शरीर को आगे बढ़ाना रिएक्शन की प्रक्रिया कहलाती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे शुरुआत ब्लॉक, स्टार्टिंग ब्लॉक में देखे तो एथलीट ब्लॉक पर पीछे की ओर दबाव डालता है ताकि आगे की ओर वो क्या कर सके, गति मिल सके। साथ ही में दोस्तों ड्रिबलिंग की बात करें तो फुट बास्केटबॉल को जमीन पर पटकना और वापस हाथ में आना, तो ये थर्ड नियम के कारण होता है। कूदने की बात करें तो यहाँ पे ऊंची कूद में जमीन को नीचे धकेलते हैं ताकि शरीर अपना यहाँ पे ऊपर उठ सके, तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे थर्ड लो के कारण यहाँ पे होता है। तो ये दोस्तों अपनी लगभग 5 से 7 मिनट क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट अब इसमें अपन ने कवर किए हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बूस्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।